सब लोग एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में ट्रांसपोर्ट हो गए। लोग सुपर पावर्स के लिए लड़ते लड़ते पागल हो गए। मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड मनी चूज किया। सब हंस पड़े और बोले मैं इडियट हूं। उन्होंने कहा अपोकलिप्स में कैश बेकार होगा, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ज़ॉम्बीज असली थ्रेट नहीं थे। सुपर पावर्स वाले जिंदा लोग कहीं ज्यादा डेंजरस थे। तब सिस्टम का अनाउंसमेंट बज उठा। हम 300 प्लेयर्स सीधा गेम में ड्रॉप कर दिए गए। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि रियल वर्ल्ड में हम सब एक्चुअली मर चुके हैं। सेकंड चांस पाने के लिए हमें इस अपोकलिप्टिक गेम के एंड तक सरवाइव करना होगा। फिर नेक्स्ट फेज आया। अब स्टार्टिंग आइटम्स चूज करने का टाइम था। मैंने शेल्फ पे रखी चीजें जल्दी से देखीं। मोस्टली रैंडम सुपर पावर्स का मिक्स था। बाकी प्लेयर्स उन्हें लेने के लिए पागल होकर लड़ रहे थे। मैं सीधा लिस्ट के लास्ट पेज पे गया। बिल्कुल नीचे मुझे एक कॉइन दिखा जिसमें एंडलेस वेल्थ लिखा था। मैंने बिना सोचे तुरंत उसे उठा लिया। मेरा क्लास मॉनिटर वैंग टैंग जो मेरे साथ आया था, उसने माइंड कंट्रोल चूज किया। मुझे कॉइन लेते देख वो खुद को रोक नहीं पाया और मेरा मजाक उड़ा दिया। मार्क, तू सच में पैसे के लिए इतना डेस्परेट है? दुनिया खत्म होने वाली है, कैश तेरा क्या करेगा? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो क्लास ब्यूटी लियू रुयान की तरफ मुड़ गया। उसने पावर ऑफ लव चूज की थी। मैं हर इंसान को अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। ज़ॉम्बीज भी मुझसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ट्रू लव मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैं डेफिनेटली सर्वाइव करूंगी। जैसे ही सब आइटम्स क्लेम हो गए, सिस्टम ने फिर अनाउंस किया और सबको 1 साल दिया अपनी एबिलिटीज ट्रेन करने के लिए और आने वाली वॉर के लिए रेडी होने को। अपोकलिप्स मोड ऑफिशियली 12 महीने बाद स्टार्ट होगा। सिर्फ एक विनर इस गेम से बाहर निकलेगा। सिर्फ लास्ट सर्वाइवर ही ग्रैंड प्राइज लेगा। ये रूल सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। जो लोग टीम बनाने वाले थे अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, सब एनिमी थे। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और वहां से निकल गया। तुरंत अपना अपोकलिप्स सर्वाइवल प्लान स्टार्ट कर दिया। मैंने वर्ल्ड मैप स्कैन किया और पैसिफिक में एक आइसोलेटेड आइलैंड पे नजर टिकाई, जो किसी फॉल्ट लाइन पे नहीं था, बड़े स्टॉर्म्स के एरिया से बाहर था। नेचुरल फ्लैट एरिया था जो एयर स्ट्रिप बनाने के लिए परफेक्ट था। माउंटेन से घिरा हुआ था जो नेचुरल कवर दे सकते थे। मैंने 1 बिलियन देकर सीधा आइलैंड खरीद लिया। मैंने कैजुअली इसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया और बोला कि मैं टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा हूं। मैंने एक साथ 10 मैसिव क्रूज शिप्स खरीद ली, एनपीसीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और सारी हैवी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल्स आइलैंड पर भेज दिए। मैंने एनपीसी एग्जीक्यूटिव से स्ट्रिक्ट एनडीएस साइन करवाए। उन्हें खुद नहीं पता फ्यूचर आइलैंड एक्चुअली कहाँ है। जैसे ही क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, वर्कर्स ने एक मेकशिफ्ट एयर स्ट्रिप बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने 100 प्लेन्स चार्टर किए और दुनिया भर से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुलाए। वो वर्कर्स दिन रात मेहनत करते रहे ताकि फ्यूचर आइलैंड पूरी तरह ऑफ द ग्रिड रहे। मैंने पहले ही सिग्नल जैमर्स खरीद लिए और सब वर्कर्स के फोन कॉन्फिस्केट कर लिए। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा रीइंफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस बनवाए। सारे मटेरियल्स टॉप ग्रेड और हाईएस्ट स्टैंडर्ड के थे। उन्हें मैग्नीट्यूड 12 अर्थक्वेक तक झेलने के लिए डिजाइन किया गया। हर फोर्ट्रेस का एक्सटीरियर कैमोफ्लाज था। सैटेलाइट्स ऊपर से कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सब सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था। असली डूम्सडे बंकर अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड बंकर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स और बायोकेमिकल अटैक्स को सर्वाइव कर सकता था। टनलिंग ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर सॉलिड स्टील को ब्रेक नहीं कर सकते थे। सरफेस फोर्ट्रेसेस से अंडरग्राउंड जाने के सीक्रेट पैसेजेस थे, पर वो इतने नैरो थे कि एक टाइम में सिर्फ एक इंसान घुस सकता था। अंदर पूरा मेज जैसा स्ट्रक्चर था। अगर किसी तरह सही रास्ता मिल भी जाए तो मेन डोर तक पहुंचना ट्रैप्स से बचने की गारंटी नहीं देता। अगर एक पैसेज डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं दूसरे पैसेजेस से वापस सरफेस पर आ सकता हूं। अपोकलिप्स में एनर्जी सब कुछ होती है, इसलिए पावर सप्लाई के लिए मैंने विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल किए, साथ ही टाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स भी। पानी का सिस्टम भी इजी था। मैंने रेन वाटर कलेक्टर्स और सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स लगाए, साथ ही ग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट भी, जो कंटैमिनेटेड अपोकलिप्स वाटर को ड्रिंकेबल बना सके। इसके अलावा इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट भी लगाया। बंकर के सीवेज के लिए एक डेडिकेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम था। फ्लड रिस्क को देखते हुए सब वॉल्स वाटरप्रूफ की गईं। ब्लास्ट डोर्स बंद होने पर एयर टाइट सील हो जाते। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम काफी स्ट्रांग था। मैंने मल्टीपल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए ताकि अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा क्लीन और सफिशिएंट एयर रहे।
बैकअप के लिए मैंने 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर्स भी स्टोर किए ताकि जरूरत पड़े तो मैं खुद को बंकर में सील कर सकूं। मैंने 12 सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाए, अगर 1 या 2 फेल हो जाए तो बाकी काम संभाल सकें। हर कंपार्टमेंट का अपना फंक्शन था। 3 कंपार्टमेंट्स में लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई, जिसमें वेजिटेबल्स उगाई जा सकती थीं, फिश रेस की जा सकती थीं और चिकन्स भी रखे जा सकते थे। मैंने 2 वेयर हाउसेज में इतना सप्लाई स्टॉक किया कि 10 साल तक चल सके, मेडिसिन, फूड और वाटर। जब भी एनपीसीज को मेरे कंस्ट्रक्शन पर शक होता, मैं बस उन्हें टिप देकर चुप करा देता। फिर मैं ईगल लैंड गया और हैवी वेपनरी खरीदी, जिसमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स शामिल थे। और क्योंकि मैं इतना ज्यादा पे कर रहा था, मैंने ब्लैक मार्केट के थ्रू 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले लिए। कहीं एक बे में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट स्टैश किया। अंडरग्राउंड बंकर से एक टनल सीधा सबमरीन डॉक तक जाता था। एबिलिटी वाले प्लेयर्स को आइलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने ओरिजिनल आइलैंड साइट पर आर्टिफिशियल रीफ्स लगाए, ताकि कोई भी बड़ा वेसल आए तो अटक कर डूब जाए। शोर के पास मैंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जो पूरी कोस्ट लाइन को कवर करती थी, और सराउंडिंग वाटर्स में मैंने हर जगह एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर दिए। मैंने रेडार सिस्टम्स भी इंस्टॉल किए ताकि आइलैंड के पास आने वाली किसी भी चीज को डिटेक्ट करके टाइम पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। मैंने स्काई में एक मैसिव इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाया ताकि इन्फेक्टेड बर्ड्स आइलैंड पर लैंड ना कर सकें। सिर्फ 1 साल में आइलैंड की डिफेंसेस फुली ऑपरेशनल हो गईं, और एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए मैंने दुनिया भर में टूरिज्म साइट्स डेवलप करने का ड्रामा भी किया ताकि प्लेयर्स को शक ना हो। वो रिजॉर्ट्स एक्चुअली बैकअप लोकेशंस थे जहां मैं बिना रीफ्यूलिंग के फ्लाई कर सकता था। लास्ट बैच ऑफ एनपीसीज को भेजने के बाद आइलैंड पर सिर्फ मैं रह गया। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी खरीदी और ऑर्बिट में 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का कंट्रोल ले लिया ताकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन चलता रहे। उस 1 साल में मैंने दुनिया भर की एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज एक्वायर की, और फाइनल वीक में मैंने सब प्लेन्स और शिप्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि सबसे अमीर आदमी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिया है। एनपीसीज को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन प्लेयर्स समझ गए ये ग्लोबल टाइकून भी उनका कंपटीशन है। प्लेयर्स के चैट इंटरफेस में एक नोटिफिकेशन आया। वैंग टैंग ने मुझसे पूछा, मार्क तो वो ग्लोबल टाइकून तू ही है ना? वो अकेला था जिसने मुझे इन्फिनिट वेल्थ पिक करते देखा था, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। 1 हफ्ते बाद अपोकलिप्स आ गया। जिन प्लेयर्स ने अपनी एबिलिटीज मैक्स कर ली थीं, वो एक्शन के लिए रेडी थे। पब्लिक स्क्रीन पर 300 प्लेयर्स के नाम और आईडीज दिखे। मैं नंबर 99 था, वैंग टैंग नंबर 100 और लियू यान रिन नंबर 101। अटेंशन, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक प्लेयर बचा रहे, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपोकलिप्स की शुरुआत एक वर्ल्ड वाइड डाउनपोर से होगी। लगातार दिनों तक बारिश ने मैसिव फ्लडिंग ट्रिगर कर दी। फ्यूचर आइलैंड भी हिट हुआ, लेकिन आइलैंड इतना छोटा था कि 2 दिन में ही बादल आगे बढ़ गए। मुझे तो अंडरग्राउंड बंकर में छुपने का टाइम भी नहीं मिला, पर एबिलिटी यूजर्स पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गए। वो भी इस दुनिया में बिल्कुल ब्रोक आए थे। पूरा साल अपनी पावर्स ट्रेन करते हुए साथ में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। उनकी हालत समझना मुश्किल नहीं था। जो सप्लाईज उन्होंने स्टॉक की थी वो बिल्कुल पैथेटिक थी। सिर्फ कुछ प्लेयर्स जो अपनी पावर्स का यूज क्राइम के लिए कर रहे थे वही विला तक पहुंच पाए। उन्होंने बेसमेंट में शेल्टर बनाया, पर फ्लड सबसे पहले बेसमेंट में घुसा और उनकी सारी सप्लाईज बर्बाद हो गईं। पूरा विला पानी में डूब गया। कुछ प्लेयर्स ने अंडरग्राउंड गराजेस में शेल्टर बनाए थे, वो भी कंप्लीटली फ्लड हो गए। हाई फ्लोर शेल्टर्स फिलहाल सेफ थे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरग्राउंड प्लेयर्स की जो थोड़ी बहुत सप्लाईज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और सब पैनिक करने लगे। और मैं आराम से स्नैक्स खा रहा था और लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर कर्टन्स के पीछे छुपकर सामने वाली बिल्डिंग को सीक्रेटली फिल्म कर रहा था। एक प्लेयर फायर पावर्स यूज करके सप्लाईज लूट रहा था। ब्रो, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, ना ही कॉस्प्ले, ये रियल एबिलिटी यूजर है। ये पहले हमारे कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी गार्ड था, अब दरवाजे जला रहा है। ये इसकी 10th रॉबरी है। चैट एक्सप्लोड हो रहा था। तो एबिलिटी यूजर सच में रियल हैं? क्या इसका मतलब अपोकलिप्स आ गया? स्ट्रीमर संभल के वो बिल्डिंग खत्म करके तेरे पास आएगा। किसी ने पूछा, फायर पावर रिलायबल है? फायर पावर वाले प्लेयर ने एनपीसीज को अलर्ट कर दिया। तुरंत स्वॉट ऑफिसर्स रेस्क्यू बोट्स में कॉम्प्लेक्स में आ गए और बिल्डिंग को गन्स के साथ सराउंड कर लिया। स्ट्रीमर के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। गाइस, पहली बार गन फाइट देख रहा हूं। इस गार्ड की फायर इंसेन है। उसने सेकंड्स में स्टील गेट पिघला दिया। स्वॉट टीम बिल्डिंग में घुस गई। हैवी गन फायर स्टार्ट हो गया। अचानक रूफटॉप से एक फिगर उड़ा और सीधा फ्लड में गिर गया। कुछ ही देर में उस प्लेयर का नाम ग्लोबल चैट में ग्रे हो गया, मतलब वो मर चुका था।
तभी वैंग टैंग ने मुझे फिर मैसेज किया, मार्क, टीम अप करते हैं, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, हमारे नंबर्स भी पास में हैं, साथ रहे तो एंड तक पहुंच जाएंगे। वो बार बार वीडियो रिक्वेस्ट्स भेज रहा था, पर मैंने इग्नोर किया। अगर हम लास्ट 2 बचे तो वो माइंड कंट्रोल से मुझे मार देता और अकेला जीत जाता। वो मेरी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था या अपनी को ओवर एस्टिमेट। पानी और इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी थी, फूड खत्म हो रहा था। 3 महीने की फ्लड ने एनपीसीज की होप तोड़ दी। आखिर किसी ने रिस्क लेना शुरू किया। हर जगह लूट और आग लगने लगी। प्लेयर्स भी भीड़ में घुल मिलकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, पर एबिलिटीज छुप नहीं सकती थीं। ऊपर तक बात पहुंची और डायरेक्ट ऑर्डर आया, एबिलिटी यूजर्स को पकड़ो। जो भी पकड़ा गया उसे रिसर्च फैसिलिटीज भेज दिया गया। 1 महीने में 30 प्लेयर्स के नाम पब्लिक स्क्रीन पर आ गए। सब प्लेयर्स डरा हुआ परिंदा बन गए। हर कोई टेंशन में, और मैं बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहा था। कभी वेजिटेबल्स चेक करता, मैंशन में गेम्स खेलता, पूल में स्विम करता। फ्यूचर आइलैंड मेरे लिए पैराडाइज था। लाइफ परफेक्ट चल रही थी, लेकिन गुड टाइम ज्यादा देर नहीं टिकते। आखिर मुझे एक्सपोज कर दिया गया। किसी ने एनोनिमसली वर्ल्ड चैट में पोस्ट किया, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने अपोकलिप्स से पहले बहुत शेल्टर्स बनाए होंगे, उसे ढूंढो सब बच जाएंगे। साइलेंट चैट एकदम ब्लास्ट हो गया। प्लेयर 99 बाहर आ, तू अकेला मजे कर रहा है और हम सफर कर रहे हैं। कितना क्रूअल है। ऐसे प्लेयर्स को एलिमिनेट करो। 99 को ढूंढो और सब बचेंगे। सब प्लेयर्स पागल हो गए, जैसे मुझे जिंदा छील देंगे। मैं सिर्फ शांति से रहना चाहता था, पर तुमने मुझे पैकेट बना दिया। मैंने वर्ल्ड चैट में मैसेज भेजा, सब काम डाउन करो, मैं ही प्लेयर 99 हूं। तुम्हें शेल्टर्स चाहिए, मैं दे सकता हूं, पर मैंने सिर्फ 4 कंट्रीज ड्रैगन, ईगल, हैंड्स और कैंगरू में शेल्टर्स बनाए हैं, और हर शेल्टर में मैक्स 20 लोग आ सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पे 4 स्पॉट्स मार्क किए हैं। तुम 200 से ज्यादा हो, सब फिट नहीं होंगे, लेकिन मैं पासवर्ड्स दे रहा हूं। जो पहले पहुंच गया वो बच जाएगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, सब प्लेयर्स पागल हो गए। जो पहले शेल्टर पहुंच गया वो फ्लड से बच जाएगा। एक रात में ही कुछ प्लेयर्स पहुंच भी गए, मोस्टली स्पीड एबिलिटीज वाले। शेल्टर्स हाई ग्राउंड पर थे, इसलिए सेफ थे। अंदर जाते ही उन्हें पैराडाइज जैसा फील हुआ। मैंने इन्हें जानबूझकर लैविश बनाया था। हर फैसिलिटी अवेलेबल थी। फ्रीजर्स में फ्रोजन फीस्ट्स भरे पड़े थे। प्लेयर 58 ने प्राउडली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था शेल्टर मिलेगा और इतना लग्जूरियस होगा। पैसा सच में हैप्पीनेस खरीदता है। अंदर लोग स्टेक और लैम्प खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। टेबल डेलिकेसीज से भरी थी। प्लेयर 58 बोला, 12 लोग ऑलरेडी अंदर हैं। उन्होंने वोट करके ड्रैगन किंगडम शेल्टर को लॉक कर दिया है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। बाहर वाले प्लेयर्स अभी भी रास्ते में थी। स्ट्रीम देखते ही उनका कंट्रोल चला गया। शेल्टर के बाहर प्लेयर्स वेव्स में पहुंचने लगे। फ्लड में डूबने या भूख से मरने के बजाय उन्हें ये लाइफलाइन पकड़नी ही थी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें डेस्परेट बना दिया। वो अंदर वालों से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगे, पर अंदर वालों ने सब कुछ डेड बोल्ट कर दिया था। चाहे वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करें या पावर्स यूज करें, अंदर घुसना इम्पॉसिबल था। तभी मैं अचानक चैट में बोला, कैपेसिटी 20 थी ना, अभी भी 8 लोग आ सकते हैं। मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। डोर्स लॉक्ड होने के बाद भी मैं एक्सेस दे सकता हूं। हिडन डोर साउथ ईस्ट में है। वॉल के बेस में जो डेकोरेटिव ब्रिक है उसे घुमाओ, डोर खुल जाएगा। बाहर वाले प्लेयर्स पागल होकर उस हिडन डोर की तरफ भागे। उन्होंने ब्रिक घुमाई और सच में वॉल में एक हिडन डोर रिवील हो गया। अब सब लास्ट 8 स्पॉट्स के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। एक कमजोर सी लड़की पीछे रह गई। तभी उसके हाथों से वाइन्स निकली और आगे वालों को गिराने लगी। एक ब्लेड एबिलिटी वाला प्लेयर तुरंत वाइन्स काट के मुड़ गया और विंड ब्लेड से उस लड़की का गला काट दिया। वो सबसे पहले डोर तक पहुंचा, कोड डाला और गेट खुल के अंदर घुस गया। उसके बाद एक और प्लेयर ने लाइटनिंग स्ट्राइक से भीड़ गिरा दी और दूसरा भी अंदर घुस गया। तीसरा प्लेयर एंट्री के पास था, तभी जमीन पर पड़ा एक प्लेयर उसकी टांग पकड़ लेता है। वो क्रीपी स्माइल देता है और जहर लगे नाखून उसकी थाई में घुसा देता है। वेनम वाला प्लेयर खुद उठकर गेट की तरफ भागने ही वाला था कि पीछे से स्टील हार्डेंड आर्म उसके सीने के पार निकल जाता है। सैंक्चुरी की एंट्रेंस पर एक एक करके प्लेयर्स मरने लगे। सर्वाइवल की इच्छा ने उनकी इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी छीन लिया। तब क्लियरली समझ आता है कि सिस्टम ने ये एबिलिटीज ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए नहीं दी थी, ये उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए दी गई थी। अंदर वाले प्लेयर्स भी अब शांत नहीं रह पा रहे थे। उनके पास स्पीड एबिलिटीज थी, पर क्लियरली उनमें रियल फाइटिंग पावर की कमी थी। अगर उन्होंने गेट सील नहीं किया होता और हाई कॉम्बैट स्टैट्स वाले प्लेयर्स को अंदर आने दिया होता, तो क्या वो खुद सिटिंग डक्स नहीं बन जाते? ब्लेड और लाइटनिंग वाले प्लेयर्स जो अभी अभी अंदर घुसे थे, उन्हें तुरंत ये बात समझ आ गई। उन्होंने जल्दी से टीम बनाई और बाहर वाले प्लेयर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त पब्लिक स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। प्लेयर डेथ्स लगातार इंक्रीज हो रही थी। इंसान की फितरत हर जगह सेम होती है। ब्रूटल डेथ मैचेस बाकी 3 सैंक्चुरीज में नहीं शुरू हो गए। मैं सारे सर्विलेंस फीड्स देख रहा था, लेकिन मुझे वैंग टैंग कहीं नजर नहीं आया। वैसे भी वो सैंक्चुरी क्यों जाता? तभी जैसे किस्मत से वैंग टैंग का मैसेज आया,
मार्क, देख, हमने कभी अलायंस नहीं बनाया, फिर भी कितनी स्मूथ कोऑर्डिनेशन है। हम तो अलाइज बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे हॉट सीट में डाल दिया। सब तेरा ही काम था। इतना गुस्सा मत हो। अगर मैंने वो प्लान नहीं बनाया होता तो हम इतने प्लेयर्स को एक साथ कैसे मरवाते? तुझे तो मुझे थैंक करना चाहिए। मैंने तेरा कंपटीशन क्लियर कर दिया। जब हम चाट कर रहे थे तब सेंचुरी फुल कैपेसिटी पर पहुंच गया और गेट ऑटोमेटिकली सील हो गया। बाहर खून नदियों की तरह बह रहा था। जो अंदर नहीं आ पाए वो अब भी बेकार में स्ट्रगल कर रहे थे। अंदर वाले प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके लिए क्या आने वाला है। मैं बस मुस्कुराया। क्या हो सकता है? मैंने वैंग टैंग से कहा, अफसोस तू सैंक्चुरी में नहीं है। और उसी के साथ मैंने एक बटन दबा दिया। एक ही पल में अंदर दबाए गए हजारों टन एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट हो गए। शॉक वेव ने शेल्टर के बाहर बचे प्लेयर्स को भी चकनाचूर कर दिया। एक्सप्लोजन के बाद प्लेयर काउंट 116 से गिरकर सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे। थोड़ी देर बाद वैंग टैंग का मैसेज आया, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया। असिस्ट के लिए थैंक्स, वरना इतने प्लेयर्स को एक जगह जमा करना मुश्किल था। जो प्लेयर्स बिना प्लेन या शिप के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे वो अब खत्म हो गए। मैं 1 साल से प्लान बना रहा था कि सबको एक साथ कैसे खत्म करूं। वो शेल्टर्स ही उनकी कब्र बन गए। शेल्टर एक्सप्लोजन की न्यूज इतनी जल्दी बाहर नहीं पहुंच सकती थी। बाकी सर्वाइविंग प्लेयर्स को कुछ पता नहीं था, पर वैंग टैंग को तुरंत पता चल गया। मतलब वो कहीं दूर से सब देख रहा था। तब सिस्टम ने मुझे मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सबसे ज्यादा किल्स वाले प्लेयर बन गए हो। तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इस अपोकलिप्स में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। 4 महीने बाद फ्लड का पानी धीरे धीरे कम हुआ और डूबी हुई जमीन फिर से सामने आई। सबने चैन की सांस ली और सोचा डिजास्टर खत्म हो गया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि फ्लड एक प्लेग लेकर आया है। बहुत सारे मरे हुए एनपीसीज ज़ॉम्बीज बन गए। कंग्रेचुलेशंस ऑन 101 प्लेयर्स को जिन्होंने फर्स्ट स्टेज अपोकलिप्टिक फ्लड क्लियर किया। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बीज। अब एबिलिटीज शाइन करेंगी। वो सो कॉल्ड नंबर 99 तो अब मरने वाला है। उसी वक्त लियो रुयान ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क, तेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। तू ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइव नहीं करेगा। अगर तू कुछ सप्लाईज शेयर करे और अपनी लोकेशन बता दे तो मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकती हूं। मैंने धीरे से क्वेश्चन मार्क टाइप किया। मेरी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत कर। मैंने फ्लड इसी की वजह से सर्वाइव किया। मुझे पता था वो कैसे बची। अपनी लव एबिलिटी यूज करके नेबर्स से सप्लाईज ले ली और जब रेस्क्यू आया तो सबसे पहले वही बचाई गई। ये सोचकर मैंने रिप्लाई किया, सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी लियू रुयान को मेरा रिचेस्ट मैन होना पता चलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ज़ॉम्बी वायरस हर कॉन्टिनेंट में फैल गया, क्योंकि मैंने पहले ही प्लेन्स और शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और पैसिफिक आइलैंड नेशंस और अंटार्कटिका के रूट्स कट कर दिए थे। ट्रांसमिशन रुक गया। बेसिक ज़ॉम्बीज हैंडल करना मुश्किल नहीं था, पर वायरस बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ। बार बार स्प्रेड होने के बाद म्यूटेशंस आने लगे, बिल्कुल जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। स्मार्ट ज़ॉम्बीज और पावर्स वाले ज़ॉम्बीज क्वाइटली अपीयर होने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी एबिलिटी यूजर का फ्लैश खा ले तो उसकी पावर ले लेता। प्लेयर्स को समझ आ गया कि अलायंस के बिना वो मर जाएंगे, तो उन्होंने ग्रुप्स बना लिए और बेसिस बिल्ड किए ज़ॉम्बी अटैक्स रोकने के लिए। पर बेसिस सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ रहे थे, वो एक दूसरे से भी लड़ रहे थे, सप्लाईज और सर्वाइवल के लिए। ज़ॉम्बी वायरस का सामना करते हुए मैंने ओशन में स्टील नेट्स लगवाए थे ताकि इन्फेक्टेड फिश फ्यूचर आइलैंड तक ना पहुंच सकें। ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रिड्स भी लगा दी ताकि बर्ड्स लैंड ना कर सकें। धूप थोड़ी धीमी लगने लगी थी। रेनी डेज में मैं अंडरग्राउंड बंकर में ही रहता था और सिर्फ तब बाहर आता जब मशीन्स कंफर्म करती कि रेन क्लीन है। ये ज़ॉम्बी वायरस का मुझ पर सबसे बड़ा इफेक्ट था। लैंड बेस्ड नेटवर्क्स कब के क्रैश हो चुके थे। एनपीसीज सिर्फ रेडियो से कम्युनिकेट कर रहे थे, पर मुझे उस पुराने सिस्टम की जरूरत नहीं थी। मेरे पास हजारों सैटेलाइट्स थे जिससे मैं रियल टाइम में अर्थ देख रहा था। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, बर्ड्स वायरस कैरी कर रहे थे। जब वायरस वल्नरेबल आइलैंड नेशंस तक पहुंचा तो पूरा आइलैंड तुरंत लिविंग हेल बन गया। प्लेयर नंबर्स धीरे धीरे गिरते गए और अब सिर्फ 30 बचे थे। तभी एक म्यूटेटेड बर्ड ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से उड़ा, इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया और हाई वोल्टेज से तुरंत जल गया। लेकिन एक पंख ग्रिड के गैप से अंदर आ गया। जमीन तक गिरने से पहले ही एक रोबोटिक डॉग ने फायर जेट से उसे जलाकर राख कर दिया। वो बर्ड शायद पैसिफिक के किसी और आइलैंड से आया था। उस दिन के बाद रोज बड़े बड़े झुंड में बर्ड्स फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड पर उनकी लाशें चिपकने लगीं। रोबोट्स पूरे आइलैंड में पेट्रोलिंग करते हुए उन्हें जला रहे थे और ग्रिड क्लियर कर रहे थे।
अगर फ्यूचर आइलैंड की ये हालत थी तो बाकी दुनिया का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मैं बीच पर चलना बंद कर दिया और परमानेंटली अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गया। आज न्यू ईयर है, पर दुनिया में किसी का सेलिब्रेट करने का मन नहीं है, सिर्फ मेरा है। मैं अपना न्यू ईयर डिनर खा रहा था और लास्ट स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था जो एपोक्लिप्स से पहले आया था। मुझे अपनी पुरानी फैमिली याद आई, पर अब मैं अकेला था। अंदर से खाली फील होना नेचुरल था। मुझे वापस जाना ही था। मुझे लास्ट सर्वाइवर बनना ही था। मैंने अपने डिनर की फोटो खींचकर वैंग टैंग को भेज दी। 1 मिनट बाद उसने मेरी फोटो वर्ल्ड चैट में पोस्ट कर दी। मैं सोच सकता था प्लेयर्स का रिएक्शन। गुस्से से भरे कमेंट्स आने लगे। प्लेयर 99 तो मजे में है, हम एक गर्म खाना नहीं खा सकते और इसके पास फुल स्प्रेड है। ज्यादा उछल मत, मिल गया तो मार दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वेट कर रहा हूं, अगर मुझे ढूंढ पाओ तो। मैंने कंप्यूटर खोला और उन 30 प्लेयर्स के प्रोफाइल्स देखे जो मैंने पहले ही गैदर कर लिए थे। उन्हें नहीं पता था कि एपोक्लिप्स से पहले ही मेरे पास हर जगह आंखें थीं। मेरे मर्सनेरीज ने दुनिया भर में प्लेयर्स को ट्रैक किया और उन पर नजर रखी। मुझे हर प्लेयर की एबिलिटी और वीकनेस पता थी। अपोक्लिप्स के बाद भी मेरे मर्सनेरीज मेरे स्टॉक की हुई सप्लाईज पर सर्वाइव कर रहे थे और मेरे लिए काम कर रहे थे। मैं उन्हें नई सप्लाईज अनलॉक करता रहा। पैसा दुनिया चलाता है और अपोक्लिप्स में सप्लाईज ही असली करेंसी है। 3 बड़ी पावर्स उभर कर सामने आईं। पहली मिलिट्री थी, जिसके पास पावरफुल आर्सेनल था और स्ट्रॉन्ग बेस था, और वैंग टैंग ने माइंड कंट्रोल से उसका कमांड ले लिया था। दूसरी ज़ॉम्बीज थीं, जिनके बीच एक ज़ॉम्बी किंग उभर कर आया, जो एबिलिटी यूजर्स और प्लेयर्स को मारकर उनकी पावर्स ले रहा था। लियू रुयान उसके साथ थी और उसकी बिलवेड बन चुकी थी। तीसरी गैंग्स थीं, जहां प्लेयर 128 ने सबसे डेंजरस देश में जाकर अपनी एबिलिटी से गैंग्स को कंट्रोल कर लिया और लूट के जरिए पावर बढ़ाई। बाकी के 26 प्लेयर्स इन 3 फैक्शंस में बट गए। प्लेयर 128 ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकता था, जो एक एक्सट्रीमली पावरफुल एबिलिटी थी। 1-on-1 में कोई उसे नहीं हरा सकता था, फिर भी गैंग्स सबसे वीक फोर्स थी। मैंने स्टाइलिस से प्लेयर 128 के एवटार पर टैप किया। तू सबसे पहले मरेगा। तभी सिस्टम का अलर्ट फिर से बज उठा। 30 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है। लेवल 3 एंटर हो रहा है। द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। किसी का तुरंत ब्रेकडाउन हो गया। अपोकलिप्स को 1 साल और 5 महीने हो चुके थे। सबके पास सप्लाईज खत्म हो चुकी थीं और अब आइस एज आ रही है, तो इस प्लैनेट पर सब मर जाएंगे। लियू रुआन ने चुपचाप मुझे मैसेज किया, मार्क, अपने मैसेजेस चेक करो। जल्द ही इस प्लैनेट पर सिर्फ ज़ॉम्बी सर्वाइव करेंगे और मैं भी। तुम मुझे रिजेक्ट करने का रिग्रेट पूरी जिंदगी करोगे। फिर उसने अपनी ज़ॉम्बी किंग के साथ फोटो भेजी। ये देखकर मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। ऐसा है तो मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को एक साथ आफ्टर लाइफ भेजूंगा। आइस एज पूरी दुनिया में फैल गई। मेरा ट्रॉपिकल आइलैंड भी बच नहीं पाया। फ्यूचर आइलैंड पर एक मैसिव ब्लिजर्ड आया। सबसे पहले एरियल पावर ग्रिड डाउन हुआ। विंड और टाइडल पावर प्लांट्स को भी हैवी डैमेज हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का बैकअप न्यूक्लियर प्लांट अभी भी चल रहा था। सबसे पहले गैंग्स टूट गए। उन्होंने पहले ही सिविलियंस के रिसोर्सेज लूट लिए थे। अंदर ही अंदर टेंशन्स बढ़ गए और लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। अवेकेंड प्लेयर्स एक के बाद एक मरने लगे। मैंने वर्ल्ड चैनल के थ्रू प्लेयर 128 को प्राइवेट मैसेज भेजा, टीम अप करें। मैंने तेरे टेरिटरी में हर जगह सप्लाईज छुपा रखी हैं, उन्हें हासिल कर ले तो तू सरवाइव कर लेगा। प्लेयर 128 ने जल्दी रिप्लाई किया, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे क्यों ट्रस्ट करूं? मैंने कहा, मुझे तू ज़ॉम्बी किंग को खत्म कर दे। मेरी साइंटिस्ट टीम ने ज़ॉम्बी क्योर बनाया है, बस उन पर स्प्रे करो और वो खत्म हो जाएंगे। पर तू जानता है मेरा कॉम्बैट स्टैट 0 है। 30 अवेकेंड में से तू सबसे स्ट्रांग है। सिर्फ तू ही ये कर सकता है। इंसान ठंड से डरते हैं, ज़ॉम्बीज नहीं। जितना ये लंबा चलेगा उतना उनका एडवांटेज बढ़ेगा। मेरे पास चाहे जितनी सप्लाईज हों, वो कभी ना कभी खत्म होंगी। फिर ज़ॉम्बी किंग के पास खड़ी प्लेयर 101 फाइनल विनर बन जाएगी। ज़ॉम्बी किंग बहुत पावरफुल है। क्योर के बिना कोई अवेकेंड प्लेयर उसे नहीं मार सकता। मेरे पास क्योर है, तेरे पास पावर है। चलो टीम अप करके ज़ॉम्बीज को खत्म करते हैं। 128 का ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने मर्सनरीज के थ्रू ज़ॉम्बी क्योर और सप्लाईज भेजी। गैंग ने एक ज़ॉम्बी पर क्योर टेस्ट किया। वो दर्द से चिल्लाकर खून के पूल में डिसॉल्व हो गया और उसका वायरस भी प्योरीफाई हो गया। 128 टेम्प्ट हो गया। उसके लिए मैं सबसे वीक प्लेयर था और अगर एंड में सिर्फ हम दोनों बचे तो मुझे मारना उसके लिए आसान होता, इसलिए मेरे साथ अलायंस उसका बेस्ट ऑप्शन था। एक रात हंड्रेड्स ड्रोन्स क्योर लेकर ज़ॉम्बी होड की तरफ उड़ान भरते हुए गए। ज़ॉम्बी किंग लियू रुआन को बाहों में लिए सो रहा था। उसकी तेज सेंसेस ने तुरंत कुछ गलत फील किया। वो तुरंत उठ गया और लियू रुआन को ढककर साइड में रखा। आसमान से क्योर स्नो के साथ मिक्स होकर बरसने लगा। जो ज़ॉम्बीज उसके कांटेक्ट में आए वो दर्द से चिल्लाए और एक के बाद एक खून में डिसॉल्व होने लगे। ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो गया। वो उछलकर नीचे आया और अपने हाथों से लाइट बीम्स चलाकर ड्रोन्स को तोड़ने लगा।
128 प्लेयर्स को लीड करते हुए अटैक में घुस गया। उसने अपनी ग्रेविटी पावर एक्टिवेट की और ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर जकड़ दिया। इतना पावरफुल होने के बाद भी ज़ॉम्बी किंग अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था। कई प्लेयर्स उस पर टूट पड़े। ज़ॉम्बी किंग ने दहाड़ मारी और अंधेरे में छुपे ज़ॉम्बीज बंदर की तरह प्लेयर्स पर झपट पड़े। 128 ने फिर अपनी पावर यूज की। ऊंची बिल्डिंग्स ग्रेविटी से टूट कर गिर गईं और बड़े बड़े पत्थर ज़ॉम्बीज पर टूट पड़े। ज़ॉम्बी किंग भी उनके नीचे दब गया। 128 के चेहरे पर जीत की स्माइल आ गई। उसे लगा ये पत्थर ज़ॉम्बी किंग को कुचल देंगे। ल्यू रुएन बालकनी पर खड़ी थी। उसने चेहरा ढककर चीख मारी। 128 ने बस उंगली हिलाई और उसके पैरों के नीचे की टेरेस टूट गई। वो सीधा नीचे गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब पक्की मौत। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर ज़ॉम्बी किंग रबल से निकलकर उसे पकड़ लेता है और साथ ही उसके एक हाथ से अनेक पतले थ्रेड्स निकलकर 128 को बांध लेते हैं। 128 का चेहरा शॉक से सफेद पड़ गया। उसे पता ही नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ये मूव भी है। ज़ॉम्बी किंग ने हल्का सा पुल दिया और 128 का शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 128 के शरीर में क्योर भरा हुआ है। पैकेट्स फटकर उसे घेर लेते हैं। ल्यू रुएन चीख पड़ती है और देखती है ज़ॉम्बी किंग उसके सामने खून में पिघल रहा है। वो डर के मारे हिल नहीं पा रही थी। ये जगह सच में जहन्नुम थी। वो भागती है पर जल्द ही बर्फ में गिरकर डूब जाती है। इस बार उसे बचाने कोई नहीं आता। दूसरों के प्यार पर डिपेंडेंट पावर आखिर में इतनी कमजोर ही होती है। वर्ल्ड चार्ट में 12 और प्लेयर्स के नाम ग्रे हो गए। मैंने अपनी नोटबुक में एक एक करके उनके नंबर्स काट दिए। जब मैं 128 पर आया तो उसकी वीकनेस लिखी थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एक्सट्रीमली लो मास ऑब्जेक्ट्स जैसे ज़ॉम्बी किंग के सिल्क थ्रेड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे इन्फॉर्मेशन गैप्स का यूज करके ऐसे बैटल्स जीतना पसंद है जहां हार का चांस ना हो। अब मेरे पास सिर्फ एक ओपोनेंट बचा था, वैंग टैंग, जो मिलिट्री कंट्रोल कर रहा था। वो गेम खत्म करने के लिए बेचैन था। उसने वर्ल्ड चार्ट में मुझे चैलेंज किया, मार्क तू यहां तक अच्छा खेला पर हर गेम में एक लूजर होता है। अभी खुद को मार दे वरना मैं तुझे टॉर्चर करूंगा। मुझे पता है तेरे पास मर्सनरीज हैं पर वो मिलिट्री के सामने कुछ नहीं। तेरे पास बस पैसा है और मेरे पास मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। तू जहां भी छुपे मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैंने चैट में उसे सीधा मिडिल फिंगर दिखा दिया। वैंग टैंग का माइंड कंट्रोल पावरफुल था लेकिन एक फेटल फ्लॉ था, उसे फेस टू फेस यूज करना पड़ता था। जब तक मैं अंडरग्राउंड बंकर में हूं वो मुझे टच नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने सीधा फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइल्स फायर कर दिए। कई मिसाइल्स आइलैंड पर बरस गए। काफी देर बाद भी मैं ऑफलाइन नहीं हुआ तो वैंग टैंग को यकीन नहीं हुआ। मार्क तेरा हाइडआउट काफी सॉलिड है। फिर बोला मैं खुद आकर तुझे बाहर निकालता हूं। वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ गया। उस पे लिए मेरे रीफ्स कुछ नहीं थे। जब वो फ्यूचर आइलैंड पर उतरा तो पूरा आइलैंड धुएं से भरा था। माउंटेन्स फ्लैट हो चुके थे, जमीन गड्ढों से भरी थी, सारी डिफेंसेस खत्म हो चुकी थी। उसने अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के एक्सपोज्ड एंट्रेंस को देखा और मुस्कुराया जैसे मैं उसके हाथ लग चुका हूं। उसने अपने लोगों को हैवी वेपन से एंट्रेंस उड़ाने का ऑर्डर दिया। कई राउंड्स के बाद डोर टूट गया और अंदर का पैसेज दिखने लगा। मैंने तुरंत उसे वीडियो कॉल भेजी। उसने स्मग फेस के साथ रिसीव की और अंधेरे टनल को देखते हुए बोला, अब माफी मांगने में देर हो चुकी है मार्क। उसने अपने लोगों को अंदर भेजने का सिग्नल दिया। मैं वीडियो में शांत रहकर अपने पीछे के एंडलेस कॉस्मोस की तरफ इशारा करते हुए बोला, किसने कहा मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? आंखें खोल और देख मैं कहां हूं। जैसे ही मैंने ये कहा एक न्यूक फ्यूचर आइलैंड पर डेटोनेट हो गया। प्लेयर 100 का नाम फाइनली ग्रे हो गया। सिस्टम ने विक्ट्री टोन बजाई। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर 99, तुम ही सोल विनर हो। तुमने गेम क्लियर कर लिया। वैंग टैंग के पास एक स्पेशल प्लेयर था जो किसी भी फोटो से एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकता था। वो एबिलिटी बेकार लगती थी पर वैंग टैंग ने उसका परफेक्ट यूज देखा। उसने मुझे बार बार वीडियो कॉल्स किए पर मैंने कभी पिक नहीं किया। फिर न्यू ईयर पर मैंने उसे फोटो भेजी। उसने मुझे इडियट समझकर मेरी लोकेशन ट्रैक की और वेट किया कि गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग खत्म हो जाएं ताकि वो सब ले सके और मुझे उड़ा दे। पर मुझे उसके प्लेयर्स और प्लान सब पता थे। वो फोटो मैंने जानबूझकर लीक की थी ताकि उसे फ्यूचर आइलैंड पर खींच कर लाऊं। फोटो भेजने के बाद मैं आइलैंड छोड़ चुका था। सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था, एक बार इंस्टेंट टेलीपोर्ट का चांस विद ऑल सप्लाईज। बिल्कुल वैसे ही मैं एक स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन सिस्टम ने वापस अर्थ आने का कोई तरीका नहीं दिया। मैं इस रिवॉर्ड को एंड तक यूज नहीं कर सकता था।